मेरा नाम बबीता है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे माँ-बाप बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे भाई ने ही मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई, तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का काम-काज करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरा नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती, तो वह भाई को मना कर देती और यही कहती कि इसे पैसे अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुमने इसे पैसे दिए, तो यह आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी, दूसरों के घर जाकर तब यही सब करती रहेगी, तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरे दूर के रिश्तेदार ने करवाई थी। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ करती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी, तो अपने सारे दुख दर्द भी भूल जाया करती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सहेलियों की भी शादी अब जल्द से जल्द हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। लेकिन माँ-बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुंह मांगी कीमत भी अदा किया करते थे। शादी होते देखकर मेरे भी कई सारे अरमान थे। मेरा भी मन था कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे। मेरी सहेलियां भी मुझे सुहागरात की रात के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात उठने लगते थे। मैं कम उम्र की थी, इसलिए मुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सहेलियों की बात सुनने के बाद और यही सोचती थी कि मैं इसी तरह अपने पति के साथ शादी की रात प्यार लुटाया करूंगी। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब भी मेरी शादी होगी, तब मैं खूब मजे किया करूंगी। इस तरह मैं अपनी जिंदगी काट रही थी। घर के कामकाज करके मैं शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात के बारे में वो यह सब बताया करती थी। मैं भी उनकी बातों को सुन सुनकर बड़े ही मजे लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है। जब भाई और मैंने भाभी की तरफ देखा, तो वह कहने लगी, मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढी हूँ। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा, चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घराने में करेंगी। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि बबीता, एक लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने यह बात कही कि भाभी, आपने तो उस लड़के को मुझसे मिलवाया नहीं, तब भाभी कहने लगी, यह कोई बात हुई? लड़कियां भला लड़कों से मिलती हैं क्या? मैंने कहा कि ठीक है, तो आपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया? दोस्तों, मेरी भाभी जो थी, वह बड़ी ही चालाक किस्म की थी।
जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों की डिमांड के अनुसार उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और खुशी की बात तो यह है कि इस लड़के के परिवार वालों ने शादी के लिए कोई डिमांड नहीं की, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है। वह मेरी बहन के लिए बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। भाभी के कहने से मेरी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। उन्हीं हफ्तों में अपनी शादी के लिए मैं बड़ी बेकरार थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझे शादी की रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से दे रखी थी, ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह दिन गुजर चुके थे। मेरी शादी की रात भी नजदीक आ चुकी थी। मेरी शादी की रात का समय होने वाला था। इसी वजह से मैं दुल्हे को बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी। अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत में हमारे क्या लिखा होता है यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। बड़ी ही सादगी के साथ उस दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही पुराना सा घर था, जहां पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया था। मैंने सोचा कि शादी वाले दिन है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरम्मत तो करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बस इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का हाल बहुत ही ज्यादा अलग किस्म का था। बल्कि हमारे घर से भी यह घर बहुत ही ज्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी। इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं तो थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं की गई थी। मेरे पति ने कमरे में भेजकर मुझे कहा कि मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। अब मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेबसी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा, चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकला, क्योंकि उसने शादी के दौरान हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। मुझे किस तरह अपने पति से प्यार करना है, पति को कैसे अपनी तरफ करना है, यही सोच सोचकर मैं मन ही मन बड़ी ही खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन वह जिस हाल में आया था उसे देखकर मैं पूरी चौंक गई थी, क्योंकि वह पूरा नशे में धुत था। मैंने अपने पति को पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे पति ने मुझे पकड़कर
बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीख निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बेपनाह प्यार करे, लेकिन जिस हाल में मैं और जिस तरीके से यह मुझ पर प्यार लुटा रहा था, यह मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो, लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह सच्चाई मेरी भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छुपा कर रखी थी। मेरी भाभी ने बड़े ही चालाकी से यह खेल खेला था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमजोर हो चुका था, लेकिन सुबह सुबह मेरी सास दरवाजा खटखटाने लगी थी। वह मुझे कहने लगी कि बहू, जल्दी उठो और घर की साफ सफाई करो, जिसे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की सफाई के लिए कहती है? लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा। इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा, पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करो। बहुत टाइम से घर की अच्छी सफाई नहीं कर पाई थी, तो तुम आ गई हो, तो अब से तुम ही किया करोगी। यह सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था? लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से मैं अभी अपनी सास से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं चुप रही। इसी तरह मैंने सारा दिन घर की सफाई में बिता दिया था। मेरे हाथों की जो मेहंदी थी, वह भी एक ही दिन में धुल चुकी थी, क्योंकि घर काफी दिनों से गंदा पड़ा था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी जो थी वह उतरने लगी थी। मैंने सोचा, चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो यह सब तो करना ही पड़ता है, और घर भी तो मेरा खुद का ही है। यह सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझे कहने लगी थी कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद खा लेगा। अपनी सास की बात को मान लिया था और वही खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ा ही परेशान होने लगी। आज भी मेरे पति ने पहली रात की ही तरह मुझ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। मैं कई बार उन्हें पीछे करने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति की जो पकड़ थी वह इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें अपने से दूर भी ना कर सकी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस घर में काम करने के लिए आई हूँ और रात को भी इसी तरह का यह सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा पति रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को यह सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर
वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर आगे की जिंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। घर की हालत भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि मेरा पति एक दिन पैसा कमाता तो दूसरे दिन उस पैसे को उड़ा देता। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी भी कर सकूं। मेरे ससुराल में 2 गाय थी जो मेरी सास की थी। वह गाय का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैंने धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। धीरे धीरे मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा पति भी जबरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी। भगवान ने आखिर मुझे किस चीज की सजा दी थी? तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चे की खुशी में उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालत में भी मेरे साथ गलत ना करे, इसी वजह से उसने मुझे अपने साथ अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और वह मुझे माँ माँ कहकर पुकारेंगे। पति का तो प्यार इस जन्म में मिला ही नहीं, और ना ही मुझे मेरे माँ बाप का मिला। कम से कम मेरे खुद के बच्चों को तो मुझे से प्यार मिलेगा। यही सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर पूरे 9 महीनों के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कुछ दिन तो मैं बिस्तर पर ही आराम कर रही थी, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझ में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर के हालात भी फिर से खराब होने लगे थे, क्योंकि मेरा पति तो कोई कामकाज बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास थी जो मेरे बच्चों की देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। 1 महीने दूध ना बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदा करती थी, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास आती तो भूख से बिलखते रहते और रो रहे होते, जिसे देखकर मुझे काफी दर्द भी होता है। मन ही मन मैं बहुत दुखी होती कि कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सास मुझे बहुत हिम्मत दिया करती थी। वह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो, कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहां किसी को जरूरत हो। यही सोचकर दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना फिर से शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री होने भी लगी। लोग दूध के बदले मुझे काफी अच्छी कीमत भी दिया करते थे, जिससे मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होने भी शुरू हो चुके थे। एक दिन जहां मैं दूध बेचने के लिए रोज जाया करती थी, वहां एक औरत थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वह औरत मुझे कहने लगी
कि तुम्हारा दूध बाकी दूध वालों के मुकाबले काफी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सा बंगला पड़ता है, तुम वहां पर ही रोज दूध देकर आना। वहां पर तो तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी दे देंगे। जिसे सुनते ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हुई थी। मैं बहुत ईमानदार लड़की थी। मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी। इसी वजह से लोग मुझसे दोबारा दूध खरीदा करते थे। दूसरे दिन उस औरत के कहने के मुताबिक मैं उस पते पर पहुंच चुकी थी। वह अब बंगला आगे से काफी ज्यादा दूर भी था, जिसे चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। वह घर बाकी घरों के मुकाबले काफी अलग सा था। जब मैं उस बंगले का दरवाजा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। वह मुझे देखकर घूरकर कहने लगा कि आप कौन हो? मैंने कहा, जी मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फ्रेश दूध की जरूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने यह कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार इस दूध को खरीदे। जब आप इसे खरीदेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे कहा, ठीक है, तुम रोज मुझे 1 लीटर दूध रोज दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। अब मैं रोज इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी और रात को जब घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करने लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम ही नहीं थी। अभी भी बहुत सारी परेशानी आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई। जब उसने दरवाजा खोला तो कुछ देर बाद ही अंदर से एक बहुत ही तेज एक बच्चे के रोने की मुझे आवाज आने लगी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने के लिए घर के अंदर चला गया। बच्चे की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई आई थी। उसका बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। वैसे वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था, जैसे वह आदमी बच्चों को चुप करा रहा था। मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, मैं इसे चुप करा देती हूँ। वह आदमी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहने लगा कि तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चों को संभाल पाओगी? तभी मैंने उनसे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब उसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वह थोड़ी देर बाद ही वह बच्चा चुप हो चुका था। वह बच्चा बड़ा ही देखने में खूबसूरत था। उसकी मासूमियत उस बच्चे के चेहरे पर पूरी झलक रही थी। वह आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था। तभी मुझे कहने लगा कि तुम्हारी उम्र से तो यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाने से मैंने उस आदमी को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज दूध देने के बाद उस आदमी के साथ बातचीत किया करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। उसने बताया था कि उसका एक ही बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी माँ चल बसी थी। तभी से वह बच्चे को खुद ही संभाल रहा है।
उसे बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में। मैंने कहा, तो आप किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी दूसरी औरत दूसरे बच्चे को माँ जैसा प्यार बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तभी उस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा। मैंने भी उसे अपनी कहानी बता दी थी। वह आदमी काफी नेक दिल इंसान था। अब मैं रोज उसके घर दूध बेचा करती थी और उसके बच्चे के साथ थोड़ा वक्त भी बिताया करती थी। उसका बच्चा मेरे साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। अब मैं इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था। उसे तो मेरी और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती थी, बल्कि उसे तो अपने खुद की सगी माँ की भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को निमोनिया हो चुका है। इसके लिए काफी सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुई घर आकर अपने पति से भीख मांगने लगी थी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से जा चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी, मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अब एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई उस आदमी के घर पहुंची थी। मुझे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर वह आदमी मुझे कहने लगा, क्या हुआ बबीता? मैं जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे अभी कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा पति भी पूरा निकम्मा है। वह अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसे तो मेरे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा और फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पूरे होश उड़ गए थे। वह आदमी मुझे कहने लगा कि आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैंने कहा, अभी आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। देखो, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसे प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वह मुझसे कहने लगा कि तुम अपने पति की भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे उसे मैं कुछ पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स दिला दूंगा, ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारे आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वह एक शराबी इंसान है।
एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या होती है वो तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो, और तुम कब तक ऐसे धक्के खाती रहोगी। मैं चुपचाप उस आदमी की सारी बातें सुन रही थी। वह आदमी जो बातें कर रहा था वह एक हिसाब से बहुत ही सही कह रहा था। मैंने जब से शादी की है मैंने तब से कई सारे दुख झेले हैं। मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, उसने कभी भी मेरी जरूरत को नहीं समझा, और अगर आज मैं उस आदमी की बात नहीं सुनती तो मेरे बच्चों की भी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों के लिए उस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने उस आदमी की बात को मान लिया था। फिर उस आदमी ने मेरे कहे मुताबिक मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, जो मैंने अपने बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे। मैं वापस अपने घर लेकर आ गई थी उन्हें। अब कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे घर पहुंचा। उसने मेरे पति को 2 लाख रुपए दिए। उसके बदले में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं भी चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं उसके घर आकर रहने लगी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के दिल में मेरे बच्चों को लेकर जो मोहब्बत थी उसे देखकर मैं पूरी पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में नेक इंसान था। वह मेरे बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करता था। उसने मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया था। जब भी वह शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौने लेकर आता। अब धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। शादी हो जाने के बाद हमने एक बार भी सुहागरात नहीं मनाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने पति के आने से पहले ही पूरे घर को अच्छे तरीके से सजा लिया। जब मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर हैरान हो चुका था। मैंने सारे बच्चों को दूसरे रूम में सुला दिया। मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वह कमरे में आकर मुझे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, तुम मेरी जिंदगी में आए हो और मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी जिंदगी में परेशानियां झेल रही होती। इसके आगे मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने मुझे चुप करते हुए कहा, जो वक्त गुजरा है उसे छोड़ो और जो वक्त है इसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर हमने एक दूसरे पर खूब जम के प्यार भी किया था। आज मेरी जो जन्मों की प्यास थी मैंने वह पूरी की थी। जो शादी को लेकर डर था आज पूरा खत्म हो चुका था। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद।